थैंक यू शर्बानी। दोस्तों, हम अपने अगले पैनल डिस्कशन तो नहीं है, प्रेजेंटेशंस हैं, और जिसका नाम है सॉल्यूशंस एट वर्क। तो हम लोग कल से अलग अलग चुनौतियों के ऊपर जो है मंथन कर रहे हैं, लेकिन अब चुनौतियों को पार करने के लिए समाधान भी चाहिए। तो इसीलिए सत्र का नाम जो है वो सॉल्यूशंस एट वर्क दिया गया है। और हमारे बीच में 5 युवा उद्यमी हैं। मैं उन्हें एक एक करके यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूँगा, लेकिन उससे पूर्व संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हमने किस तरीके के साथ में कल बहुत बात हुई, आज भी बात हुई कि जो हमारी मार्जिनलाइज्ड रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो दुश्वारियाँ हैं, तमाम बातें हैं, तो लेकिन जो समाधान है, और समाधान विशेष तौर पर स्टार्टअप्स के माध्यम से, कार्बन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, क्लाइमेट पॉलिसी मेकर्स के माध्यम से, उस पर क्या क्या अलग अलग काम हो रहे हैं, न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए। तो मुझे बड़ा हर्ष है मंच पर आमंत्रित करने के लिए श्री आशीष चक्रवर्ती। कृपया कर आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ में हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भावेश मल्होत्रा, आप प्लीज़ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में मिस शीबा सेन हैं। इसी के साथ में अमोल, मोस्ट वेलकम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर ईशान फुरसुले। तो इस सॉल्यूशंस एट वर्क में कोई ऐसा कोई मॉडरेटर किस्म की हमारी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई आप लोगों के इस सत्र को कोई मॉडरेट करेगा। और इसका हमने बड़ा सरल फॉर्मेट रखा है कि हमारे बीच में 5 साथी हैं, तो आप सभी जो है 10-10 मिनट के लिए जो आपका अपना काम है उसके बारे में आपके व्यक्तिगत प्रेजेंटेशंस होंगे, प्रस्तुतिकरण होंगे। तो हम शुरू करना चाहेंगे श्री आशीष चक्रवर्ती जी से। मैं पहले उनका संक्षिप्त परिचय दे दूं, लेकिन आप पांचों से एक निवेदन भी रहेगा, और निवेदन ये है कि हम ये चाहेंगे कि हम इस सत्र को 1 घंटे के आसपास हम उसको क्लोज़ कर दें, और फिर हम लोग एक ब्रेक लेंगे। और चूँकि टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी महत्वपूर्ण ज़रूरत है, तो मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। हमारी युवा साथी यहाँ पर मोहिनी है, तो आपको जब 1 मिनट का समय पहले होगा, आपको वो एक AI टूल से दिखा देंगे कि अब आपका 1 मिनट बचा है। तो आशीष जी से शुरू करते हैं। आप प्रोग्राम लीड हैं क्लाइमेट एक्शन वर्टिकल के कॉग्निस्फेयर सॉल्यूशंस, और आप में से कई लोग जानते हैं कि आपके साथ में पूर्व में रहे हुए हैं, प्रधान में भी बहुत वर्ष तक आप रहे हैं। 20 वर्षों से ज़्यादा का आपका अनुभव है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, फॉरेस्ट्री लाइवलीहुड एनहांसमेंट में, और जो वर्तमान कार्य जो आप कर रहे हैं इसके तहत आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तमाम किस्म के सर्टिफिकेशंस हैं, आपका बड़ा लंबा एक अनुभव रहा है। मैं बिना किसी विस्तार और विलंब के आमंत्रित करना चाहूँगा श्री आशीष चक्रवर्ती जी को। तो आप वहाँ आना चाहें, यहाँ आना चाहें, आपकी कोई PPT भी है, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ लाइट्स को आप डिम कर दें। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये कॉग्निस्फेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड एक 29 मंथ ओल्ड स्टार्टअप है, और उसके ही जो इनिशिएटिव्स है मैं उसको लेके कोशिश करूँगा कि आप लोग के सामने रखूँ। तसर होस्ट ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट, बेसिकली इसी के ऊपर में बेस हमारा मॉडल है। कैन यू प्लीज मेक इट नेक्स्ट? या, थैंक यू। So the background information is around 55 million hectares of land जो है वो हमारे देश में इन कैटेगरीज ऑफ वेस्टलैंड आता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसमें से मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि मेजॉरिटी चीज़ों में आज के दिन में ऐसे ही बंजर पड़ा रहता है, कुछ भी उसमें नहीं हो पाता है। एंड दिस basically impacted food insecurity, livelihood loss, and loss of resistance to withdrawal, the effects of climate resilience. And ये mainly इसका जो effect है, ये जो scheduled people है, scheduled tribes, scheduled caste, महिलाएं, children, इनके ऊपर में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। Next.
मेनली जो आपका ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का डिग्रेडेड अपलैंड है, इसमें आप देखेंगे कि अराउंड 40% के आसपास में जो ज़मीन है, जो लैंड होल्डिंग है, ये मेनली डिग्रेडेड है और कहीं कहीं पे इसका मात्रा जो है 80% तक पहुंच जाता है। और फार्मिंग जो है वो मेनली रेन फेड है। जैसे हमारे पहले भी जो वक्ता रहे हैं उन्होंने वो बोल रहे थे कि ये रेन फेड है, मोनोक्रॉप्ड है, मेनली पेडी बेस्ड है और ड्रॉट और लो रेन इस जो फार्मिंग का प्रोसेस है इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका अफेक्ट करता है। फूड इनसिक्योरिटी एंड लो इनकम जो है वो ऑफन लेड टू डिस्ट्रेस माइग्रेशन। लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इवन आजकल के दिन में विदेशों में भी जाने लगे हैं, लाइक यूएई, वहाँ पे भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं आज के दिन में। और लोग इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना जो उनके पास में इतना इन्वेस्टमेंट हो कि वो अपने ज़मीन को परिवर्तन कर सके, ज़मीन में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करे जिससे वो प्रोडक्टिव हो सके। तो ये वर्तमान में स्थिति है वहाँ पे। नेक्स्ट प्लीज़। सो ये आप देख सकते हैं कि एक सैम्पल प्लॉट है जो दिखता है आज के ज़मीन में, जो मेनली इसको अलग अलग जगह में हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कहीं पे इसको टांड ज़मीन बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको भर्रा ज़मीन बोलते हैं। बेसिकली दिस इज़ द अनप्रोडक्टिव, अनटेरेस्ड, अनबंडेड जो लैंड होता है, जो ज़्यादातर लोगों के पास में इसका ही बहुतायत होता है। नेक्स्ट प्लीज़। वहाँ पे अगर आप कैटल्स का हालत देखेंगे या जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका हालत देखेंगे। इवन मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने डिंडोरी जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है वहाँ पे जब मैंने विज़िट किया था, मुझे मतलब मैं किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था और मैं देख रहा था कि दोनों तरफ में कहीं पे भी एक घास भी नहीं है। और उस घास को जब ये गाय ये कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसका क्या स्थिति हो सकता है, क्या मतलब किस तरीके का परिस्थिति हो सकता है उस जगह में। नेक्स्ट प्लीज़। ये आप अगर देखेंगे अनदर एक लैंड डिग्रेडेशन का स्थिति आप देख सकते हैं। टोटली जो ज़मीन है उसमें से मिट्टी का क्षरण हो चुका है, वहाँ पे मिट्टी नहीं है, नीचे में जो पत्थर है वो निकल के आ चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज़। सो कॉग्निस्फीयर के बारे में मैं जो पर्पस है कॉग्निस्फीयर का उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा। कॉग्निस्फीयर जो है वो उनका मेन जो है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके अराउंड में काम करते हैं और उनका कॉग्निस्फीयर का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और रूरल कम्युनिटीज़ के साथ में जो हो रहा है उसको एड्रेस करना और उस तरह के लैंड जहाँ पे अभी आज के दिन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है उसको कैसे प्रोडक्टिव यूज़ कर पाए, उसको मतलब उसको पुनर्स्थापित करना, एक स्केलेबल सॉल्यूशंस देना जो इनोवेशंस के बेस्ड में हो और आपका लाइवलीहुड मॉडल को एस्टैब्लिश करना। जैसे हमारा तसर बेस्ड जो लाइवलीहुड मॉडल है वो एक मॉडल है जो डिग्रेडेड अपलैंड में हो सकता है। और मीन्स ये जो भी परिस्थिति हो सकता है इसमें ये जो आपका फंडिंग का सोर्स रहेगा, इसका किस तरह का व्यवस्था हो सकता है, इसको लेकर के भी कॉग्निस्फीयर आपका काम करती है। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये जो हमने मॉडल निकाला है, ये मॉडल में बेसिकली इसका तीन हिस्सा है। एक है फार्मर है, एक कॉग्निस्फीयर है, एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर जो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, जिसमें वो फंड्स देते हैं, उसके बदले में कार्बन ऑफसेट जो ऑब्लिगेशंस होता है उसके अराउंड में करते हैं और उनका एसडीजी गोल्स का भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका भी कुछ कमिटमेंट रहता है। फार्मर अपना ज़मीन देता है, अपना परिश्रम देता है और ये सब मिलाकर के एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी और साथ ही में आपका एक ओवरऑल एक परिस्थिति बनता है जो दोनों के लिए विन विन गेम होता है, जिसमें फार्मर को भी अपना ज़मीन के बदले में उसको एक रोज़गार का साधन मिलता है और इन्वेस्टर को भी अपने जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में एक कार्बन ऑफसेट का जो उसका रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़।
सो ये मॉडल हमारा जो है ये बेसिकली एक एफॉरेस्टेशन मॉडल है जो तसर बेस्ड सेरिकल्चर मॉडल है, जिसमें हम लोग लगभग 1212 प्लांट्स लगाते हैं एक हेक्टेयर में। उसमें मेनली जो प्रोपोर्शन रहता है वो अर्जुन और आसान जो तसर के होस्ट प्लांट्स से उनका ज़्यादा रहता है, लगभग 88% वो रहते हैं, और 12% जो है वो बेसिकली पेरीफेरी में जो बंड में जो प्लांट्स रहते हैं जिनका काम एज विंड ब्रेक्स काम करते हैं वो रहता है। और इस मॉडल से लगभग आप अगर देख सकते हैं कि 3 साल के बाद कोई भी फैमिली अराउंड 1200 USD यानी इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 1 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर वो कमा सकते हैं। नॉट राइट फ्रॉम द 3rd ईयर बट मे बी 5th 6th ईयर से वो कमाना शुरू करते हैं। और ये जो ये ट्री है ये जनरली दिस ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी क्लाइमेक्स स्पेशीज बिकॉज आप अगर देखेंगे हम लोग जिस एरिया में भी करते हैं तो आसान जो आसान के पौधे होते हैं, अर्जुन के पौधे होते हैं, दिस आर द साल के पौधे होते हैं, दिस आर द प्लांट्स जो एट द एंड सर्वाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज जो है ये हाईली कार्बन मतलब CO2 सिक्वेस्टर स्पेशीज़ हैं, और ये आप अगर CO2 सिक्वेस्टर स्पेशीज़ का लिस्ट भी देखेंगे तो इसमें से दिस आर द टॉप स्पेशीज़ जो सबसे ज़्यादा कर पाते हैं। और इसमें जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है, और इसमें हम लोग अभी तक जो मॉडल हम लोगों ने ये किया है इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहना और एक कम्युनिटी लेड जो प्रोसेस है उसको करना, उससे ही हम लोग मानते हैं कि इसमें सस्टेनेबिलिटी आ सकता है। और ये स्पेशीज़ में हाई सर्वाइवल रेट रहता है। अभी तक जो हमारे 3 जो ट्री ऑडिट हो चुके हैं, हमारा लगभग 98% से ऊपर का सर्वाइबिलिटी है। नेक्स्ट प्लीज़। जो क्रिटिकल स्टेप्स इम्प्लीमेंटेशन के हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फार्मर मोबिलाइजेशन शुरू करके देन लैंड मोबिलाइजेशन, देन जो फार्मर का कंसेंट लेना कि उनके ज़मीन में हम करना चाहते हैं, क्या वो एग्रीड है कि नहीं है कि इस ज़मीन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस प्रोटेक्शन का जो पार्ट रहता है कि 3 साल तक पौधा लगाने के बाद उसका जो मेंटेन करना है, और देन लाइवलीहुड को जो फार्मर्स का लाइवलीहुड है उसको जो मतलब एग्रीगेट करना एंड प्लांटेशन लगाना, देन उसका मेंटेनेंस और ये सब जो है ये इस प्रोसेस में ये चलता है। नेक्स्ट प्लीज़। जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है इसमें मेनली ये सेंट्रली इंटीग्रेटेड होता है एट प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन यूनिट में, एंड देन स्टेट लेवल में जो स्टेट लीड्स होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, देन सपोर्टेड बाय द फील्ड टीम्स एट द डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। एंड फाइनली जो फील्ड में जो हमारे सपोर्ट के लिए रहते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स और जो मास्टर ट्रेनर्स और लोकल एनिमेटर्स हैं वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। ये तसर का एक ब्रीफ स्ट्रक्चर है। शुरू होता है राइट फ्रॉम एक मिनट ना, मैं कोशिश करूँगा और तो ये तसर के एक से शुरू होता है, एंड देन जो लार्वल स्टेज है उसके बाद वो कुकुन फॉर्म करता है, एंड देन उससे तितली निकलता है। ये प्रोसेस वो अपना 1 साल में 2 या 3 बार इसको करते हैं, एंड सिमिलरली देन कुकुन से यार्न, देन वीविंग, एंड देन फाइनली जो फैब्रिक जो मार्केट में आता है। नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि 20% शॉर्टफॉल मार्केट है इंडिया में, जहाँ पे 20% का एक स्पेस है हमारे पास में, हम उतना तक और मतलब प्रोडक्शन को लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स आज के दिन में अगर उसको हम क्वांटिटी फॉर्म में देखेंगे तो लगभग 5.5 लाख लोग इस लाइवलीहुड में और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ एक तसर सेरिकल्चर के जो ये है, जनरली ये फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी है जिसको हम प्लांटेशन में अभी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्लांटेशन में इसको करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, लोगों का इनकम बढ़ जाता है, और जो एफिशिएंसी है जो फार्मर्स का वो भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट प्लीज़। कॉग्निस्फीयर इसमें जो रोल है कि उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज लाइवलीहुड मॉडल डेवलप किया है, एंड जिसमें इन्वेस्टर और फार्मर दोनों को ही एक विन विन सिचुएशन मिले,
और जिसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसके ऊपर में काम किया गया है। ये एक एश्योरेंस सिस्टम अराउंड फार्मर्स हम लोगों ने कोशिश किया है बहुत सारे चीज़ों को जोड़ करके, लाइक कंपोस्टिंग, नर्सरी, देन आपका जो इरिगेशन, तो ये सब चीज़ को कॉग्निस्फीयर ने कोशिश किया है कि सो दैट कि एक एश्योर फार्मर काफ़ी एश्योर्ड फील करे। और या नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, मुझे लगता है टाइम काफ़ी कम है। तो बेसिकली अभी हम लोग, जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि कंपोस्ट और इसके साथ में भी, इरिगेशन के साथ में भी हम और फाइन ट्यूनिंग करने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मॉडल को। नेक्स्ट प्लीज़। अभी तक ऑलरेडी 17,500 हमारा हेक्टेयर्स हम लोगों ने प्लान किया है इन लास्ट 29 मंथ्स, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी 6,650 हेक्टेयर में इस साल हम लोगों ने ऑलरेडी प्लांटेशन कर चुके हैं एंड 8.18 मिलियन ट्रीज़ हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। एंड ये हमारे आने वाले 2 साल का प्लान है, 17,500 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट प्लीज़, मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को स्किप करूँगा। नेक्स्ट प्लीज़। सो जस्ट ये जो डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो नर्सरी एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी लेड नर्सरी है, ये गांव के लोग, जो गांव की महिलाएं हैं, वही इस नर्सरी को करते हैं। जनरल साइज़ जो होता है वो 3 लाख से 5 लाख का एक नर्सरी हम लोग करते हैं, जिसमें अर्जुन, आसान और जो अदर स्पेशीज़ हैं उसको हम लोग ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ ये पिट डिगिंग का एक नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो प्लांटेशन है, ये 4th ईयर, 6th ईयर और 10th ईयर का जो प्लांटेशन है, ये 15 ईयर ओल्ड एक प्लांटेशन है। ये पिट डिगिंग का है। ये अर्ली स्टेजेस ऑफ नर्सरी है, जहाँ पे लोग नर्सरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जस्ट अ मिनट। ये यहाँ पे जो हम लोग इरिगेशन के डिफरेंट मॉडल्स को ट्राई कर रहे हैं, लाइक सोलर बेस्ड इरिगेशन, सोलर पंप, इसका भी है। ये कंपोस्ट यूनिट है, जिसके माध्यम से जो भी कंपोस्ट प्लांट्स में दिया जा रहा है, एरोबिक कंपोस्ट यूनिट है, उस प्रोसेस से हम लोग इस कंपोस्ट को भी तैयार कर रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद आशीष, आपने शेयर किया जो आपका अनुभव है पिछले 2.5 सालों में 18 लाख पेड़ लगाने का, 20,000 परिवारों तक पहुंचने का, एक आजीविका के मॉडल को डेवलप करने का, जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर बेस्ड है। हमारे अगले वक्ता, उनका जो अनुभव रहा है, 27 वर्ष भारतीय सेना को समर्पित करने के बाद में आपने 6 वर्ष पूर्व एक नई दिशा पकड़ी। पिछले 6 वर्षों से आप एनवायरमेंटल सेक्टर में हैं। आप कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आपकी जो पढ़ाई है वो एनवायरमेंटल साइंस में है। आपके पास अलग अलग किस्म का सर्टिफिकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में है। वर्तमान में आप वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस माटी कार्बन इंडिया में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल पर काम कर रहे हैं थ्रू एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। दोस्तों, हम स्वागत करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भावेश मल्होत्रा जी का। जी, थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इतने ऑगस्ट गैदरिंग में आपको अपना छोटा सा एक हम्बल इनिशिएटिव जो माटी कार्बन का है उससे थोड़ा अवगत कराऊंगा। कल जब हमने सारे प्रेजेंटेशन देखे तो लगा कि सिचुएशन बहुत ग्रिम है और कोई
सॉल्यूशन नहीं है, बट मैं आज सबको सॉल्यूशन, थोड़ा ग्रीनरी दिखाना चाहूँगा कि माना कि संकट बड़ा है, बट उससे उबरने का पूरा साधन है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। तो माटी कार्बन एक 2 साल पुरानी एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है जिसने इन्हांस रॉक वेदरिंग में थोड़ी रिसर्च करी है, और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस प्रोजेक्ट को हमने कमर्शियल स्केल पे पहुंचाया है किसानों के माध्यम से, और उसमें उनको को बेनिफिट्स भी हैं। मेरी कोशिश होगी कि अपनी टॉक को सीमित समय में इन 4 तरीकों से कवर करूं। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने कल काफ़ी देखा। इवन वो हृदय स्पर्शी चित्रण जो जया जी और उनकी टीम ने दिया वो काफ़ी मार्मिक था। बट क्लाइमेट चेंज में न केवल हमारा भूमि का नुकसान हो रहा है, क्रॉप का नुकसान हो रहा है, बट बहुत सारा, जैसे आज भी बताया गया, मोबिलाइजेशन भी हो रहा है, लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भी है। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, और माटी कार्बन ने ये बीड़ा उठाया है कि जो हमारे इस श्रेणी का सबसे अंतिम कड़ी वाला प्राणी है, जो हमारा किसान है, मार्जिनल फार्मर, जिसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मार्जिनल फार्मर वो फार्मर है जिसके पास 1 एकड़ से लेकर 4 या 5 एकड़ तक की भूमि है, जिसमें जो भी उत्पादन होता है उससे उसकी सस्टेनेंसी हो सकती है। तो हमारा प्राइम टारगेट मार्जिनल फार्मर है, जिसको हमने अपने रॉक वेदरिंग मॉडल के ज़रिए लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। थोड़ा सा रॉक वेदरिंग के बारे में बताना चाहूँगा। रॉक वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो आदिकाल से चली आ रही है, और इसी के ज़रिए शायद हमारे सॉइल का निर्माण होता है। बट ये प्रक्रिया एक जियोलॉजिक टाइम स्केल में होती है, यानी शताब्दियों में। माटी कार्बन ने येल यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ रिसर्च संस्थानों के साथ मिलके इसी प्रक्रिया को थोड़ा फास्टर स्केल पे, ह्यूमन टाइम स्केल में लाने के लिए इन्हांस कर दिया। और उसका बहुत सिंपल तरीका था, उसको इतना फाइन पार्टिकल में क्रश किया कि अब उसकी वेदरिंग इतनी फास्ट होगी कि कार्बन कैप्चर, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये नेचुरल रॉक वेदरिंग है, जिसमें जो अर्थ में नेचुरल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही थी या और कोई ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही थी, वो अपने आप प्रकृति कैसे उसका निष्पादन कर रही थी और उसको किस तरह से कंट्रोल करके वापस से साइक्लिकल ऑर्डर में सागर तक पहुंचा रही थी। अभी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, यानी ह्यूमन और बाकी मैन का जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, इनकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो गई है, जिसकी वजह से अब हमें कुछ और एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वही हमारा एनहांस रॉक वेदरिंग का आप कहें एक साइंटिफिक पहलू है। बेसिकली ये एक जियोकेमिकल प्रोसेस है जिसको हम इन्हांस कर सकते हैं कैटलिस्ट की तरह। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। आप बहुत ही महीन कण अगर सिलिकेट रॉक के हमारी खेतों में डालें और उसकी अच्छे से मताई हो, पानी डले, उसमें खेती हो, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट रूट से पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एक सॉलिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाता है, जो ऐसा साइंस कहती है कि ये 10,000 साल तक भी वो बॉन्ड छूटेगा नहीं और वो कार्बन दोबारा कभी एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होगा। तो उसी सिद्धांत पे हम आगे बढ़ते हुए ये प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसका और भी एडवांटेज है, ये कुछ सॉइल बेनिफिट्स देता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल संधारण क्षमता का विकास करता है। जो को बेनिफिट्स हैं हमारे फार्मर के लिए इसमें, वो हैं कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं इस रॉक में। ये एक लावा रॉक होता है, सिलिकेट रॉक, बसाल्ट कह सकते हैं, और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, इवन फॉस्फोरस,
जिंक, मोलिब्डेनम और भी बहुत तरह के बेसिक मिनरल्स जो धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से कम होते चले गए धरती में, जिसकी वजह से लैंड काफ़ी डिग्रेड हो गया, एसिडिक हो गया, पैदावार कम हो गई और बहुत सारे इरोजन वाले पॉइंट्स भी आने लगे। उसमें सुधार करता है, सॉइल के पीएच को इम्प्रूव करता। तो ये प्रोसेस एक नेचुरल तरीके से आपके क्रॉप्स का या पैदावार का यील्ड बढ़ाने का भी काम करता है। और जो हमारे पिछले 2 साल से ज़्यादा के वक्त में रिसर्च में देखा गया और एप्लीकेशन में देखा कि 20% से अधिक यील्ड का फ़र्क कंट्रोल फील्ड और अप्लाइड फील्ड में देखा गया। और हमारे किसानों के ज़रिए इसका हमें मतलब सपोर्ट भी मिला, किसानों का बेनिफिट भी हुआ। और ये सारा कुछ कार्बन फाइनेंस के माध्यम से किसानों के लिए निःशुल्क कराया गया, जिसकी वजह से हमारे इस कार्यक्रम को किसानों में बहुत अच्छे से लिया गया। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था और हमने इसके लिए एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका छत्तीसगढ़ का चुना शुरुआत के लिए, जो मेनली ट्राइबल एरिया था, रेनफेड था। जैसा बताया गया कि हमारे रेनफेड एरिया ज़्यादा हैं और वो मोनोक्रॉप्स वाले होते हैं, सिंपल एक धान की फसल वाले। और उनके लिए एक फसल खराब होना मतलब उनके जीवन में ज़्यादा संकट आ जाएगा। तो ये चीज़ पौधों को सशक्त भी करती है और पैदावार को भी बढ़ाती है। साथ ही साथ किसानों को जो केमिकल फर्टिलाइज़र था या पेस्टिलेंस कम करती, जो पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ते थे वो थोड़े कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसका डबल बेनिफिट उनको मिला। इस प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से देखें। अब हम थोड़ा कार्बन कैप्चर की प्रक्रिया देखें कि जब हम ये वॉल्केनिक रॉक की डस्ट है, इसको जब स्प्रेड करते हैं तो किस तरह से ये बारिश के पानी में घुले हुए कार्बन, जो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, सॉलिड कार्बोनेट बनाता है और ये रन ऑफ और वेरियस माध्यम से नदी नालों में होते हुए समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है और वहाँ परमानेंटली सिक्वेस्टर हो जाता है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसा हम सबके टारगेट्स हैं, 2070 इंडिया के लिए टारगेट है, गीगा टन लेवल्स पे कार्बन कैप्चर की बात हो रही है। तो ये एक स्केलेबल सॉल्यूशन है। स्केलेबल 3 वजह से कि हमारे देश में ऐसी बहुत खेत मौजूद हैं, ऐसी बहुत ज़मीनें हैं जो एसिडिक हो चुकी हैं, जिनका डिग्रेडेशन बहुत हो चुका। दूसरा, ये जो तकनीक विकसित हुई है ये एक बेसाल्ट रॉक या सिलिकेट रॉक के ऊपर है, जो काफ़ी तादाद में इंडिया में अवेलेबल है और इकोनॉमिकली अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो स्केलेबल है। और तीसरा, हमारे पास ऑलरेडी ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे किसान हैं जो इस तरह की योजनाओं से जुड़ने के लिए तैयार हैं और उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं बचा। तो ये 3 चीज़ें हमें इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। प्लस कार्बन फाइनेंस, जिसके बारे में हमारे मित्र बाद में बोलेंगे, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सारा इन्वेस्टमेंट उसी के ज़रिए पूरा होगा। और इसमें कुछ विदेशी संस्थाएं, कुछ परचेजिंग यूनिट्स वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसी एनहांस रॉक वेदरिंग को अगर हम टेक्निकली भाषा में समझें तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से हम कर सकते हैं और उसको सिक्वेस्टर कर सकते हैं। थैंक यू मोहिनी। इसका जो एडवांटेज है वो आप देख सकते हैं किसान के लिए सबसे ज़्यादा और हमारे लिए भी, कि हम लाइफ साइकिल असेसमेंट, जो अगर हम कहें कि हम इस पूरे एनर्जी साइकिल में वी आर यूजिंग द वेस्ट मटेरियल ऑफ स्टोन क्रशर्स, हम उनकी जो डस्ट पैदा होती है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई एनर्जी नहीं लग रही। हमारा 6% से भी कम एनर्जी कंजम्पशन है, मेनली इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्प्रेडिंग इन द फील्ड्स। तो अगर उस तरह से देखें तो ये बहुत ही लो एनर्जी या नेचुरल प्रोसेस को यूज़ करते हुए है, जिसका बहुत इजी स्केलेबिलिटी है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है।
वो ही कुछ बेनिफिट्स जो हम बता चुके हैं पहले। ये हमारे पार्टनर्स हैं प्योरो अर्थ और फ्रंटियर, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और आगे बढ़ाने के लिए भी तत्पर है। इस साल तक पिछले 2 वर्षों में माटी कार्बन ने तकरीबन 60,000 टन बसाल्ट डस्ट खेतों में स्प्रेड की है, जो कि एक कीर्तिमान है इंडिया के लिए, एक लीडिंग कंपनी के तौर पे। और आने वाले साल में 2025 में हमारा टारगेट है कि हम इसको 2 लाख टन तक ले जाएं। और इसी में एक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट भी है माटी कार्बन को। एक्स प्राइज एक फाउंडेशन है यूएस की, जिसको मस्क फाउंडेशन के साथ जुड़ाव है, उनका संबंध है। उन्होंने $50 मिलियन के प्राइज़ के लिए जो 20 कंपनीज वर्ल्ड ओवर सेलेक्ट करी हैं, उसमें माटी कार्बन भी एक है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारा प्रयास और हमारा साथ देख के वो ज़रूर कंसिडर करेंगे कि भारतीय किसानों को सोशल जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस मिल सके, बिकॉज वही हैं जो अंतिम कड़ी में हैं, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उनके पास सेफ्टी नेट बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे इम्पैक्ट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 1150 फार्मर्स को इसका बेनिफिट अब तक पहुंचा चुके हैं। और ये हमारा संकल्प है कि ये संख्या हर आने वाले साल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती जाए और हम अपने प्रयास में सफल हों। और ये क्लाइमेट चेंज जिसका हमने काफ़ी बातचीत करी, इसको बहुत अच्छे से हम दूर कर सकें। जो 5 दशकों में हुआ है उसको एटलीस्ट अगले 1-2 दशक में ठीक कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। भावेश जी, जब आपने बोलना शुरू किया तो एकदम जोश आपने हमारे अंदर भरा और आपने कहा कि भाई हमें बोझिल नहीं होना है और हमें इस लड़ाई में बिल्कुल आगे आकर लड़ना है। तो जब आप बोल रहे थे तो मेरे जहन में कुछ पंक्तियाँ आई और मैं उन्हीं को साझा करना चाहूँगा कि रख हौसला, और ये आप ही को समर्पित है, हम सबको समर्पित है, कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। है थोड़ा चीकी टाइप का है, बट रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने में मज़ा भी आएगा। तो आपके संकल्प को, जिस संकल्प के साथ में आपने अपनी बात को यहाँ समाप्त किया, उस संकल्प को और आशीष के काम को और आप पांचों के काम को हम सभी की तरफ से ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप अपने इस मिशन में सफल हों। 60,000 टन से आप 2 लाख टन और आगे 20 लाख टन तक आगे जाएं, यही हमारी सबकी कामना रहेगी, शुभकामनाएं रहेंगी। हमारी अगली वक्ता, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, मिस शीबा सेन। आप आलाप की फाउंडर हैं और आपका वृहद स्तर का आपका काम रहा है। आपने हिमालय में आरोही नाम की संस्था का गठन भी किया हुआ है और हमारी एक बार पहले मुलाकात भी हुई है। तो देहरादून में आपसे मुलाकात हुई थी, अब आपको याद आ गया है, तो हम पहले भी मिले हुए हैं। और आपका जो काम है, 16 वर्षों से आप गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में आप काम कर रही हैं और आपको कई किस्म के अवार्ड्स मिले हैं, आप उनसे सम्मानित हुई हैं। वाइटल वॉइसेस ग्लोबल पार्टनरशिप के माध्यम से, WRI इंडिया के माध्यम से। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं। आप प्लीज़ स्वागत करें शीबा सेन का। आइए जी प्लीज़। ये मैं क्लिकर जी, लाइट कम कर सकते हैं प्लीज? इज द लाइट ओके? ये जो इंट्रोडक्शन दिया है, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि उनको आप साइड कर दीजिए। एंड आज का जो प्रेजेंटेशन है मेरा, I would just request for the next 10 minutes, only 10 minutes, to just focus on what I'm presenting to you today. Thank you.
So I have worked in rural India after all the education and everything that you may say. I have worked in rural India for 14 years now. And in this time, I have gained 3 insights regarding the addressing of the global crisis of climate and biodiversity. Number 1, any meaningful climate and biodiversity action succeeds when we create economic abundance for the people who steward natural resources. Farmers, communities, these are the people who are stewarding natural resources. They are land stewards, or as we call them now, as I call them now, these are earth stewards. These earth stewards are the make it or break it in addressing this climate crisis. It is not money, it is not technology, it is not data, it is not regulation, जो कि इन चारों चीज़ों को साथ आना पड़ेगा. लेकिन the power lies in the earth steward, and we need to unleash that power. And lastly, in order to unleash this power, we must create agency, direct, easy access, knowledge, markets. We should create incentives, very important, not just incentives, but equitable incentives. And finally, we should make a level playing field that allows each and every earth steward to do their job, which is to take climate and biodiversity action, which is really a service that they're providing to the planet and to all of humanity. मेरी अधिकतम presentation English में रहेगी. Is everyone comfortable with that? Yes? Okay, good. So today I'm representing Hasten Regeneration. I'm a co-founder there. And we are on a mission to regenerate rural India, one farmer, one community at a time, one earth steward at a time. We are a non-profit consultancy company. एक mix, आप हमें मान लीजिए हम एक project developer और एक systems design studio का एक mix है हमारा. And हम rural communities के साथ काम करते हैं to build climate resilience and hyper-local regenerative economic development. I have been present at this summit only from this morning, and मैंने शैलेश जी को, from the notes that were shared from yesterday, we've heard a lot about climate resilience, we've heard a lot about collectivism, about the importance of community-centric work, importance of adaptation, mitigation. But आज मैं अपनी presentation में I'll slightly push the button towards also regeneration, and I will come to that. Today, most climate and biodiversity के जो projects होते हैं, most of them, not all of them, they are short-term, they are siloed, and they are very well-intentioned responses to this very complex crisis that we are facing today. In fact, ये जो photo है, this is from my early years of work, जो कि मेरी introduction में बताया गया, जब मैं उत्तराखंड में रहती थी, and वहीं पर मैंने local communities के साथ काम करना शुरू किया, and I was very enthusiastic, I still am, about different things, of creating native forests in degraded one panchayats. हमें बहुत अच्छा response मिला, we were gathering some funding, and we started to plant native species in degraded pine forests of Uttarakhand. But hota kya hai? These projects have a lifeline. 3 to 5 years, you get funding, and it's all forgotten. And in fact, we also then pivoted when we found that ye funding kam ho raha hai, so we said, okay, there is a whole world of carbon financing like that. Let us leverage that. I did that too for 1.5 years as Hasten Ventures, in which we would create native forests, harnessing
and driving carbon investment into the rural parts of India. What did I learn? One, planting trees or even planting a forest alone is not going to transform that region. It has to be more than that. And two, when we design these projects with a linear solution set, तो जो उसकी वैल्यू होती है, इस केस में जो कार्बन की वैल्यू होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, एंड reality is in 10 years time we'll end up planting the same million trees on the same degraded lands. It doesn't change. So then we started asking the question. I stopped that. Went to ground zero and I stopped and rebooted and asking the questions कि ये जो projects हैं हम इसको self perpetuating कैसे बना सकते हैं? How can we make them regenerative so that they actually create outsized growth in that region? How do they transform a place or a community? And sustainability, frankly, was not enough. It is not enough. It is the need of the hour, but it is not enough. We have to push ourselves to start thinking about 1 + 1 is 11. It's just a metaphor. But we started to really push ourselves by just asking these questions. So it was then when we rebooted ourselves, and जो कि आज मैं represent कर रही हूँ as Hasten Regeneration, we said कि we came up with a framework. हम किसी भी community या किसी भी place में अगर हम जाएंगे और उनके साथ काम करेंगे, we had a framework, ये bottom right में आप देखेंगे, in which we look at the 6 core components of that ecosystem, which is water, soil, food, energy, forest, and air. Not 1, not 2. We will look at all 6 of them. When we look at all 6 of them, then we will identify a number of technologies, solution sets that can improve, or better still, regenerate each of these components. So we will do a whole scan of context-specific, वहाँ की place और community को देखते हुए, all the technologies, rock weathering, biochar, regenerative agriculture, many, many more things. Mycelium soil technologies are coming, data measurement technologies, so on and so forth. And once we identify a stack, an initial stack, and उसका मैं example मैंने यहाँ दिया हुआ है अपनी slide में, for example, जो हमने एक solution stack बनाया जिससे हम introduce करेंगे, वो integrated solution set. For example, उत्तराखंड में, and हम अभी अनंतपुर में काम कर रहे हैं, हम गुजरात की coastal communities के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग बुलंदशहर में भी ये stack introduce कर रहे हैं. Agroforestry, we are aware of that here, coupled with farm-specific water solutions. And जो कि हमें farm-specific is not enough. We understand we need regional infrastructure for water, underground water recharge. I will address that in my next slide. Couple it up with biochar production. In specific to Uttarakhand, we found we had pine needles. That's an excess biomass in the region. We think regeneratively. We use that excess biomass for biochar production. उससे biochar आता है. वो biochar आप agroforestry में डालिए, जिससे soil and carbon improve होता है. And similarly, जैसे आप pine को clear करते हैं, उन common areas में you do native species reforestation. In my earlier avatar, जिधर से मैंने शुरू किया काम, I was only focused on the native species reforestation. Now they started to expand. Now I must focus that this is one solution stack. Regenerative thinking over time will force us to introduce many solution stacks. They do not have to be bankable on day one. They do not have to be investable on day one. They may even fail, but we need to drive risk capital in starting these regenerative stacks together. Now, the more interesting part of these solutions are,
and one is that we have an amazing thriving startup ecosystem जो कि ये solutions ला रहा है अब rural India में, we've just heard, is that आप जो भी solution डालेंगे किसी area में, and this is the part I talk about, hyper local regenerative economic development, economic abundance, which is in, I'm going to take 1.5 more minutes, which is aligned with nature, is that in सब solutions के पीछे एक value chain है. If we have to do agroforestry, we need nurseries. We need water services. कोई तो water कभी transport करता है, कभी share करता है. कोई mulching आपको आके deliver करेगा. Farmers labor को employ करते हैं. वो labor आपका काम करती है, maintain करती है. Biochar plant आप लगाते हैं, उसको plant को लगाना है, उसकी training करनी है, उस plant को maintain करना है. There is a AMC contracts होता है. Then उस biochar को आपको deliver करना है site पे. These are very hyper local businesses. 80% of India is organized in very small businesses. 2 to 5 people are an average business size in India. These are the local, hyper-local business enterprise opportunities that emerge from these solution stacks. MRV, data collection. You train young people to collect this data. So when that happens, to sustain all this activity, there is another key piece of infrastructure that we need to introduce in that project area, which is a physical infrastructure, which we are calling a Regeneration Innovation Center. Think KVK. यहाँ KVK सबको पता होगा. But think KVK with a very defined focus on climate resilience, yes, adaptation, mitigation, but also regeneration, which is focused on the economic abundance in that region. And this is a physical space where the local community can access training, yes, access workshops, demo technology fairs hain, carbon credit markets hain, whatever it is. But at the same time, it also can serve as a local, hyper-local incubation center in which these small businesses are incubated, tried. Most of them might fail, but some of them will go on. Now, as this happens, we have to see that farmers are interested in doing still these things. They should be interested in agroforestry. They should be interested in wanting to host biochar, so on and so forth. We have to keep growing that demand. And that's a place where we leverage technology. We are right now currently conceiving and developing a farmer-facing app which will bring the world of climate resilience and regeneration to them, in addition to a physical space, and connect them to knowledge, access, direct access to selling their carbon credits without no middlemen. And also what is happening in another project. Also what is happening with another Earth Steward who's also on the app. This is the leveraging the power of technology, not leading with it, but enabling the Earth Steward with all the knowledge, agency, direct access to markets. And finally, to uphold all this activity, we put a platform together. It's an online platform which is being conceived in which NGOs, startups, government representatives, funders, philanthropies, impact investors, we invite all of them to be on that platform to just connect in service of the Earth Steward. So I'd like to end with this in saying that our mission is to empower and enable each and every Earth Steward to do what they're doing in the service of the planet and humanity. And through technologies, through a regenerative project design, through support of the entire ecosystem, we are leveraging various tools to bring that to 4 communities right now that we are working with. So I would love to talk to all of you, in fact, who are relevant for this ecosystem, and I shall reach out. Thank you. थैंक यू वेरी मच शीबा, आपने एक्सप्लेन किया हमारे को पूरा अपना मॉडल और आप तमाम चीज़ों को चैलेंज कर रही हैं. लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस. हमारे जो अगले वक्ता हैं अमोल कपूर,
आप यूएस इंडिया इमर्जिंग क्लाइमेट लीडर हैं, आप एक पोर्टफोलियो एनालिस्ट हैं एट द एनवायरमेंटल डिफेंस इंडिया फाउंडेशन, जो कि क्लाइमेट नीतियों के ऊपर, जलवायु के ऊपर और रिसर्च के ऊपर आप काम करते हैं। आप मेंबर हैं ORF अमेरिका US इंडिया इमर्जिंग क्लाइमेट लीडर्स के, जहाँ पर आप जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसके ऊपर आप काम करते हैं। इसके अलावा आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स 900 जो क्लाइमेट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बनाए हैं। और एक व्यक्तिगत जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि अमोल और मैं, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी समय से परिचित हैं। अगर आप लिंक्डइन पर हैं तो आप अमोल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो अमोल आपकी जो एक्टिव, शर्मा रहा है अमोल, मैं कह रहा था कि ये हमारे सामने एक भविष्य का, वो अभी भी लीडर है और आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाला है। और आप लिंक्डइन पे जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितना शानदार काम जो अमोल है वो कर रहा है। तो अमोल, मोस्ट वेलकम, द स्टेज इज़ ऑल योर्स। Okay. What a beautiful crowd. Thank you. No, I have no presentation. I will have just a conversation model with you all. So thank you, Pradhan team, Anup sir, Sudhir sir, for giving me this stage. And कल जब मैं अपना टॉकिंग पॉइंट स्ट्रक्चर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में हम कैसे बात करें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही chaotic टॉपिक है. So, and it is related to our hopes, our social welfare and planet protection. So, let me give it a quick attempt and put out how global, national and state policy works. So, I'm a big fan of Dr. Jaishankar and I have seen him like represent India in global stage. तो जब भी वो जाते हैं bilateral या multilateral talks पे, तो always he focus on like what's India perspective and priorities are. And he states in like food, fertilizer, defense and then climate. So इससे पता चलता है कि हमारी national level पे how well we are structured around climate and how well we are pushing that agenda. And for various nations and especially for India, the climate एक बहुत strategically important topic है. अगर आप देखें clean energy, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारे पार्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज का और हर एक लोकल इकोनॉमी और सोशल वेलफेयर के लिए. एंड जब कोई चीज़ स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट बन जाती है किसी भी देश के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि इंटरप्ले ऑफ पावर आता है, लोकल नेशनल इंटरेस्ट आते हैं और अपनी मार्केट्स को हमको सेफगार्ड करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेलीगेट्स जो पहले थे उन्होंने कहा था कि यूरोपियन ग्रीन डील है जिसमें दे वांट टू रीच नेट ज़ीरो बाय 2050, राइट. सो EU का अपना एक नरेटिव है, अपने लोकल इंटरेस्ट हैं, एंड वी कैन सी द रिपल इफेक्ट्स ऑफ EU ग्रीन डील टू डिफरेंट नेशंस. सो EU हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 मेजर tools or policies which are carbon border adjustment mechanism and EU deforestation regulation. So CBAM क्या काम करता है कि अगर आप एक डेवलपिंग नेशन है, आप एक्सपोर्टर है स्टील और सीमेंट एक्सेट्रा सेक्टर्स के, तो अगर आप ज़्यादा एमिट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि आप EU के वो एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से अपने आप को देख सकें. और EUDR में है कि अगर आप सोयाबीन, पाम ऑयल, कॉफ़ी के प्लांटर हैं और आप उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कोई डिफॉरेस्टेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे EU के अंदर, राइट. सो इसके लिए अगर हम इंडिया के लेंस से देखें तो इंडिया को काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, अपने प्राइवेट सेक्टर के राइट सेफगार्ड करने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त करनी पड़ेगी. सो we have to spend a lot of money on like accounting too, like how we account CBAM, because CBAM की बहुत different methodology है कि how we account CBAM. And with EUDR we have to build blockchains in our agriculture sector to map कि एक supply chain partner से दूसरे supply chain partner तक क्या क्या effect आ रहा है हमारे agriculture में. So indeed, we can grow from this exercise, but we have to see through India's lens. Like, there is a lot of resistance from Global South for EU policies because we are a developing nation. Global South have their own
agendas like poverty, education, health, nutrition. We have to focus them also. And we see UK also introducing CBAM. तो different nations इस तरफ एक climate को एक strategically move लेके आगे बढ़ रहे हैं. So main takeaway for you guys, you can't understand climate space if you are not looking it through lens of power, soft politics, and influence. And in my own experience, I've started looking climate change or climate sector through a very different perspective now. I look at through fundamental principles. Fundamental principles, agar saral bhasha mein, like when we used to learn physics, we used to learn about Newton's 3 laws of motion. So through that, we can understand how physics works, how the different mechanism of physics works, right? So fundamental principles for like climate sectors are like for me, it's policy, it's economics, and it's science, like Bhavesh ji, what he's doing with science, right? So it helps me to like ease down the complex talk and chaos around climate into very simple streams. For example, SEBI has introduced a framework for sustainability for private sector, which is BRSR. Like top 1,000 companies in NASDAQ have to do BRSR. So as a regulator, what SEBI is trying to say that these are your future risks, these are your future regulations. If the environment constraints stringent, you have to like do a lot of capacity building and put a lot of money into your operations. So we have to build a lot of capacity through this exercise. We have to get data, build better insights, build better competitiveness as private sector, as businesses through this. For example, like if there is a water KPA in the whole BRS principle, for government, it's a realistic impact of how water regulations are working in industry. And we can also monitor, we have that data, like how we analyze how water is being used, water consumption risks, etc., etc. For businesses, it's like, see what are their water dependencies, cost efficiency through water efficiency, innovations through software as tools, and new opportunities, new job opportunities, right? We have seen LED bulb scheme, Ujla Yojana. Through economics, we can see it's like local manufacturing picking up, jobs going up, affordability in like purchase of LED bulbs. Through policy, we can see like 36 crore bulbs were distributed, 60 crore people were impacted. And through science, we can see like 38.59 million tons of CO2 emissions were abated. Similar things are happening in RBI. And if we talk about vulnerable community, we talk about MSMEs. We want MSME sector to go green, but like Shiva said, like we have to focus on increasing economical. We have to increase their profit first. We have to give them better standards and regulations. We have to give them better labor policy and safeguard their rights, and then we put sustainability into the mix. So if you are looking for a scheme for MSMEs, there is a scheme called Zero Defect, Zero Effect. The government tries to like put out quality products using latest tech. There are a lot of subsidies. If you are a woman MSME holder, it's 100% free for you to get that certification and go through all that process. SIDBI and BE has also a lot of scheme for MSMEs. There is a scheme for patents and research and development, and you can check out at MSME sector. So this was all my gyan, but now I will take this stage to give you like my perspective as a young person in this whole thing. So new generation, new goals, new solutions. So what I aspire is like states, through climate action, there should be a welfare politics, because these subjects deserve a welfare politics from states. There should be competition between states, like how Maharashtra and Gujarat have a competition who will produce the biggest GDP for our nation, or who will have the better manufacturing competitiveness. Health, education, we should have state compete for climate action also. I hope that my dream is like, if we open source a lot of tools and digital products for our generation to play around, like we have in IT sector, we have a lot of open source tools, we can impact more.
job creation and talent creation, how we can advise and, how we can push forward the young generation. Like, there is money in climate sector, there is value in climate sector, and there is impact in climate sector. And if you work with business leadership on climate, I would advise to put your certain money in CSR or in climate action, natural resource conservation, rural development. Collaborate with academic institutes, build more labs for future purposes, and create roadmaps for new generation. Make more climate leaders, okay? And last thing that is for me, it's like ideology and narrative. How we can provide India a new growth model. India can be the first nation who can be a developed nation by 2047 without a hell lot of carbonizing and safeguarding its population needs. We have to build better ecosystem, protect and uplift vulnerable communities, and an aspiration thought, but can we create a green valley for India in this country? Like if we have a Silicon Valley in California, can we create a green valley for India? Like for tech, solution, and talent. And we can leverage the Vishwamitra narrative for that. And when I was traveling here, I saw DMS, big DMS manufacturing setup or anything like that. So my Dadaji used to work in DMS, and he used to do 2 shifts. So and his third generation is talking about societal transformation. So I take this privilege, and if you have any teacher, parents, your support system who made you get here and talk about societal transformation, you should acknowledge it and take it forward. And in the end, I just believe that in the ideological context, we are from the land of Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Kalam, Bhagat Singh. We have that same DNA, culture, love for nation and society. So let's build better, let's build simpler, and let's build together. Thank you. अमोल बेहतरीन। और आपने भगत सिंह का नाम लिया, तो आज भगत सिंह उनका बर्थडे भी जो है आज पूरा देश उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और इतने सारे विचार आपने दिए, तो एक आपकी बात से एक बात जहन में आई कि हम सबको मालूम है कि हमारे देश में सबसे साफ़ सुथरा शहर जो है वो इंदौर है, और ये हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? स्वच्छ सर्वेक्षण जो हर साल हमारे देश में एक साफ़ सफाई का इम्तिहान होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर, उसके साथ में सूरत। तो जो आपने एक बात बोली, आपने इतनी सारी बातें बोली, आपने एक सपना दिखाया कि हमारा देश 2047 में कैसा हो, अगले 23 साल में हमारा देश कहाँ पर हो, कैसे एक नया न्यू ग्रोथ मॉडल बने, किस तरीके से क्लाइमेट लीडर्स बने, किस तरीके से राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो। तो मैं उसी प्रतिस्पर्धा को स्वच्छ सर्वेक्षण से जोड़ रहा हूँ कि ये भी आपने एक विचार आज ये दिया है कि जिस तरीके से साफ़ सफाई के इम्तिहान हो रहे हैं, तमाम किस्म के डेटा इस समय सामने आते हैं, क्या राज्यों का भी इस तरीके से क्या कोई बात निकल करके आ सकती है कि वो कौन सा मॉडल होगा? तो हम सबको इंस्पायर करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, और आपको आपके सपनों के लिए हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं। इस सत्र के जो हमारे 5वें और अगले वक्ता हैं, मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर ईशान फुरसुले, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं क्लाइमेट पार्टनर इम्पैक्ट संस्था में, और आप वहाँ पर R&D हेड डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो आपका एक जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है पोस्ट कंबशन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में रहा है, आपका जो स्पेशलाइजेशन है कार्बन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, तो अलग अलग तरीक़ों से आप करते हैं। आपकी एक PhD है केमिकल इंजीनियरिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी से। बड़े आदर के साथ में मंच पर हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर ईशान फुरसुले जी का। लाइट हटा दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you everyone for the opportunity. Pradhan Foundation, Axis Bank Foundation, and the supporting team. So here I am here to represent the Climate Partner Impact and the things that we do, and also give some knowledge on the carbon finance. I already see 12:30 बज चुके हैं, सुबह की चाय का असर already खत्म हो गया है, but just 10 minutes and we will discuss everything in the chai. So
पिछले जो 2-3 प्रेजेंटेशंस हुए, कल के कुछ प्रेजेंटेशंस हुए, हमने काफ़ी बार सुना कार्बन फाइनेंस. So we'll start with what is carbon finance, and after that I will introduce the climate partner impact, the things that we are doing and how we can help all the project developers और जो on ground project implementers हो आप, कैसे हम आगे collaborate कर सकते हैं. Next slide please. Right. So carbon finance कोई एक अलग चीज़ नहीं है. It's basically one of the tool that helps you to get funds for your project. आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, एनहांस्ड रॉक वेदरिंग है, एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग स्टेजेस पे हमें अलग अलग फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. सो वी अप्लाई फॉर गवर्नमेंट फंड्स, वी अप्लाई फॉर फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट फंड्स. वैसे ही एक कार्बन फाइनेंस एक टूल है. सो इसके डिटेल में हम जाएंगे, कैसे ये हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्या स्टेजेस होते हैं, एंड हम कैसे इसे बेनिफिट कर सकते हैं इससे. सो इट्स बेसिकली अ टूल दैट बेनिफिट्स द प्रोजेक्ट डेवलपर्स ऑन ग्राउंड एंड ऑल्सो बेनिफिट्स द ऑफसेट, द कार्बन ऑफसेट ऑफ टेकर और द इन्वेस्टर्स. बेसिकली अभी कुछ कंपनीज़ है मोस्टली ऑन ग्लोबल नॉर्थ जिनके काफ़ी एमिशंस होते हैं उनके ऑपरेशन से. सो दे वांट टू ऑफसेट देयर एमिशंस थ्रू सम प्रोसेस. और ग्लोबल साउथ में मोस्टली हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, उससे हम कुछ समथिंग लाइक कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं विच कैन बी सोल्ड टू दीज इन्वेस्टर्स. सो ये पूरे सिस्टम को एक कार्बन फाइनेंस का नाम दिया है. कार्बन फाइनेंस हम कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे कि रिफॉरेस्टेशन, ब्लू कार्बन, मैंग्रोव प्लांटेशंस एंड सॉयल ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनीथिंग, जो भी प्रोजेक्ट्स जिससे आप ग्रीन हाउस गैस एनवायरनमेंट में से कम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट्स के लिए आप कार्बन फाइनेंस यूज़ कर सकते हैं. नॉट ओनली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बट ऑल्सो सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट. तो सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के अंडर फॉर एग्जांपल क्लीन कुक स्टोव प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप रूरल एरियाज़ में क्लीन कुक स्टोव प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ की आप एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लंच बनाने के लिए फैमिली का अगर आपको 1 लॉग ऑफ फूड इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी जगह आपको आधा लॉग ऑफ फूड ही इस्तेमाल होगा. सो इस प्रोसेस से आप एनवायरनमेंट में जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हैं, तो आप रिड्यूस कर रहे हैं. तो इस टाइप का एक कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं. और नॉट ओनली सोशल इम्पैक्ट एंड नेचर बेस्ड बट नाउ द अपकमिंग थिंग इज़ द CDR. CDR इज़ इवन मोर परमानेंट सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द ग्राउंड और अंडर द ग्राउंड. सो फॉर एग्जांपल एनहांस्ड रॉक वेदरिंग, जैसे भावेश सर ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एनहांस्ड रॉक वेदरिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर आप 10,000 प्लस ईयर्स के अंदर डाल सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द इनोवेटिव प्रोजेक्ट. सो एनहांस्ड रॉक वेदरिंग एंड जस्ट लाइक दैट देयर इज़ अ बायोचार, देयर इज़ अदर रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल. सो ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप कार्बन फाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कीप ऑपरेटिंग दोज प्रोजेक्ट्स और टू किक स्टार्ट दोज प्रोजेक्ट्स. तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट से हम अलग अलग टाइप के कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं. तो एक है रिमूवल, जैसे ट्री प्लांटेशन से एटमॉस्फेयर से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक रिमूवल टाइप का क्रेडिट है. कोई सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट से आप रिड्यूस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिडक्शन टाइप के क्रेडिट्स है. और ऐसे और कई सारे टाइप के क्रेडिट्स है. प्लास्टिक क्रेडिट्स है बाय रिसाइकलिंग प्लास्टिक इनटू द एनवायरनमेंट. सो लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ द कार्बन फाइनेंस. नाउ व्हाट आर द मेन रीजंस कि आपको कार्बन फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे कि एक फाइनेंशियल एडिशनैलिटी का बड़ा पार्ट होता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसको कोई प्रोडक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, या आपने सारे फाइनेंशियल टूल्स इस्तेमाल कर लिए हैं अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. इन दैट केस आपको आपके ऑपरेशंस और इनिशिएशन सपोर्ट करने के लिए कार्बन फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये आपको प्रूव करना पड़ता है. एंड दैट्स वेयर वी हेल्प टू डू दैट. Another angle of like why you need carbon finance is the TRL level of technology, जैसे कि बायोचार टेक्नोलॉजी और एनहांस्ड रॉक वेदर टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट एयर टेक्नोलॉजी, ये सारे अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है. और इनका जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है फ्रॉम 1 to 10, इसके बीच में ये कहीं कुछ टेक्नोलॉजीज़ 6, 7, 8 लेवल पे है, कुछ टेक्नोलॉजीज़ लेवल 10 पे है. जो 6 से 8 लेवल पे है या 7 से 9 लेवल पे है, इनको और कार्बन और फंड्स की ज़रूरत पड़ती है कमर्शियलाइज करने पे. आप सारे प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल पे नहीं कर सकते. सो टू कमर्शियलाइज देम एट अ बिगर स्केल आप कार्बन फाइनेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ
how to get this carbon finance, ये सबसे बड़ा सवाल है. तो that's where we come into the picture. अगर आपको विजुअलाइज करना है तो इसमें 4 मेन बॉडीज़ होती है. एक तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर जो ये कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करते हैं, ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं. दूसरे कार्बन क्रेडिट्स बायर जो कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए बाय बाइंग दिस कार्बन क्रेडिट्स. तीसरे है रजिस्ट्री जो कि ये सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या स्केल का प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, कब हो रहा है, कौन कर रहा है, everything about that, the data and everything. And the fourth body is जो ये सारा प्रोसेस मैनेज करते हैं. And Climate Partner Impact is one of those fourth bodies. So we can help you go through this carbon finance, get this carbon finance and start your project. Yeah. So little bit of knowledge addition. ये जो कार्बन प्रोजेक्ट साइकिल है या कार्बन फाइनेंस प्रोक्योर करने का साइकिल है, ये टिपिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. सो पैरेलली 2 चीज़ें चलती है कि प्रोजेक्ट डेवलपर या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर ऑन ग्राउंड अपना प्रोजेक्ट करता है एंड वी कंपनी लाइक क्लाइमेट पार्टनर इम्पैक्ट हम ये सारा डेटा उनसे कलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं. एंड व्हेन दे से ओके एवरीथिंग लुक्स गुड, एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है एंड वो ऑडिट होने के बाद जब प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, एवरीथिंग लुक्स गुड बाय द थर्ड पार्टी एज वेल, तो वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर होता है. और फिर उसके बाद हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने प्लांटेशंस किए या कितना बायोचार प्रोड्यूस किया या कितना कार्बन सिक्वेस्टर किया एनहांस्ड रॉक वेदरिंग थ्रू. ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और फिर वो रजिस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं. एंड देन अगेन अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हैपन्स जो ये वेरीफाई करते हैं कि ये सारा डेटा प्रोवाइडेड करेक्ट है, वैलिड है, लेजिट है या नहीं. ये होने के बाद इमीडिएटली आपको कार्बन क्रेडिट्स इशू होते हैं रजिस्ट्री थ्रू. और जब हम ये कार्बन क्रेडिट्स मार्केट में बेचते हैं, दीज बायर्स, वी गेट फंड्स फ्रॉम दीज बायर्स और वो आपके प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. अभी ऐसा नहीं है कि क्रेडिट्स बेचने के बाद ही आपको फंड्स प्रोवाइड होंगे. अलग अलग डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं. आपके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के पहले भी आप ये क्रेडिट्स बेच सकते हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते वक्त ये क्रेडिट्स बेच सकते हैं या बाद में भी बेच सकते हैं. उसके अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स होते हैं. और फिर एक बार बेचने के बाद अगर आपने लेट्स से 10 साल के लिए प्रोजेक्ट रजिस्टर किया है तो हर ये वेरिफिकेशन का साइकिल हम हर 2 साल बाद या 1 साल बाद करते हैं. तो आप नीचे फेज़ 2 में देखेंगे देयर इज़ अनदर स्मॉल सर्कल और द प्रोसेस सर्कल विच हैपन्स एवरी 1 or 2 ईयर. तो वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग होता है ये सारे प्रोजेक्ट का. और हर साल और हर 2 साल बाद आप ये कार्बन क्रेडिट्स इशू कर सकते हैं और बेच सकते हैं. सो दैट्स अबाउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ दिस कार्बन प्रोजेक्ट्स. अब ये प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी हम कैसे प्रूव करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यहाँ पे है इज़ सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी, GIS टेक्नोलॉजी. सो GIS के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू हम पिछले 10 साल का फॉरेस्ट प्लांटेशन क्या था और अभी तक फॉरेस्ट प्लांटेशन क्या है, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बता सकते हैं और हम प्रूव कर सकते हैं कि इतना हमने प्लांटेशंस किया है और इतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसके थ्रू हुआ है. तो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी. देन इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क. तो ये कार्बन क्रेडिट्स जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है कि टू यू नो एम्फसाइज कि हमने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है वहाँ पे. And then monitoring, reporting and verification. MRV is another very important tool जिसके थ्रू हम ये सारा डेटा हमारे बायर्स को देते हैं और रजिस्ट्री को देते हैं. So climate partner impact helps you do all these things in a centralized manner. So we develop innovative projects with positive environmental and social impacts that empower communities. ये हमारा मिशन है. So officially Climate Partner Impact was registered in 2022, but it was already a part of another company, a subsidiary, Climate Partner, and Climate Partner started back in 2006. So it has experience of all these last almost 18 years, 17, 18 years, which has seen ups and downs of the market and project implementation experience, project management experience and everything. So when we work with our partners, we bring all this experience together. We help you design the project, we help you implement the project and manage the project operations and also
register the project and do the validation and verification. So we take care of all these things. Currently, this is our project map. So आप देख सकते हैं कि mostly सारे हमारे projects global south में हो रहे हैं, क्योंकि that's where these sustainable practices are being taken care, और globally है India, Southeast Asia, Africa, and Central America, everywhere. So we have expertise from like global landscape, and which really benefits in the project implementation. One point that I forgot to touch on is carbon prices. So the price of these credits typically depends on two factors. एक factor आपके हाथ में है, एक factor market के हाथ में है. So definitely जो factor हमारे हाथ में है is the project parameter, कि क्या quality का आप project करते हैं. So how you implement, what impact you create, how punctual you are in your plantations, कैसे आप season का benefit लेते हैं, and all those things. That defines the project quality parameters and defines the market price. These are the pictures of some of the projects globally that we are doing already. And yeah, so along with this project management, we are, and the NBS projects, we are also stepping into the biochar project. Most of us, I'm assuming, know the benefits of the biochar, so I'll just skip this slide. But if you want to talk more about it, we can have a talk over the tea. And yeah, that's from my side. If you want to contact us, you can take the picture of this slide. We have all the email addresses and everything, and we'll be happy to talk to you. Thank you.